नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनेंगे जो पैसे के बारे में आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेखक मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना गणित का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं, धैर्य और सोच का खेल है। तो आइए, आराम से बैठिए और सुनिए इस किताब से वो अनमोल सबक जो आपकी आर्थिक जिंदगी को नई दिशा देंगे। अध्याय एक, कोई पागल नहीं होता। जब पैसों की बात आती है तो हम अक्सर दूसरों के फैसलों को देखकर हैरान रह जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला कितना अजीब, कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहा है। पर सच्चाई यह है कि हर इंसान का अनुभव अलग होता है। किसी ने 1990 के दशक की तेजी देखी होगी, जब शेयर बाजार हर दिन ऊपर ही जा रहा था। तो उसके लिए निवेश का मतलब है तेजी, मौके और फायदा। वहीं किसी और ने 2008 की मंदी में अपनी सारी जमा पूंजी खो दी होगी। उसके लिए शेयर बाजार धोखे और खतरे का दूसरा नाम है। अब सोचिए, दोनों में से कोई भी पागल नहीं है। दोनों बस अपने अनुभवों का नतीजा बयान कर रहे हैं। पैसा सिर्फ गणित नहीं है, यह हमारी यादों, डर और उम्मीदों का मिश्रण है। इसी वजह से आप पाएंगे कि दो लोग बिल्कुल उल्टे तरीके से सोच सकते हैं और दोनों ही अपने हिसाब से सही होंगे। यह समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि दूसरे इंसान की कहानी आपसे अलग है, तब तक आप पैसों की दुनिया में समझदार निर्णय नहीं ले पाएंगे। और यही समझ हमें आगे ले जाती है कि जब किसी की कहानी में किस्मत और जोखिम की भूमिका होती है, तो हमें पैसों को लेकर अपने नजरिए में विनम्र क्यों रहना चाहिए। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम। कहानी सुनिए। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वे अपने शहर के उस एकमात्र स्कूल में दाखिला न लेते जहां कंप्यूटर उपलब्ध थे, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का जन्म ही ना होता। ये उनकी किस्मत थी। वहीं उसी स्कूल में गेट्स का एक दोस्त था, केंट इवांस। वह भी बेहद होशियार और महत्वाकांक्षी था, मगर हाई स्कूल में ही एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। यह था जोखिम। अब सोचिए, एक ही माहौल में पलने वाले दो लड़कों की जिंदगी कितनी अलग दिशा में चली गई। यही पैसा और सफलता का असली खेल है। मेहनत और समझदारी जरूरी है, लेकिन किस्मत और जोखिम भी उतने ही अहम हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मेहनत को कम समझें, बल्कि यह कि हमें अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप सफल हैं, तो उसमें आपकी काबिलियत के साथ साथ सही समय और सही मौके का भी हाथ है। और अगर आप असफल हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। हो सकता है किस्मत ने आपका साथ न दिया हो। यह सोच इंसान को विनम्र बनाती है और दूसरों की असफलताओं के प्रति दयालु। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर किस्मत और जोखिम इतने हावी हैं, तो इंसान कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता। यही बात अगले अध्याय में खुलती है। अध्याय 3, कभी काफी नहीं होता। हम सबके जीवन में एक बिंदु आता है जब हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन अगले ही पल हमें लगता है नहीं, अभी और चाहिए। यही कभी काफी नहीं वाला जाल है। इतिहास में देखिए, अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां लोग अपार धन कमाकर भी असंतोष में बर्बाद हो गए। सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख हैं तो आपको 1 करोड़ चाहिए। जब 1 करोड़ मिल जाता है तो आपकी नजर 10 करोड़ पर टिक जाती है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। असली संपत्ति यह है कि आप समझ सकें मेरे लिए पर्याप्त कितना है। अगर आप यह तय नहीं कर पाए, तो पैसा आपको आजाद करने के बजाय आपकी बेड़ियां बन जाएगा। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षी न रहें, बल्कि यह कि आप समझदारी से तय करें किस बिंदु पर रुकना है। यह मानसिक शांति का सवाल है, और जब आप यह सीख जाते हैं, तो आप समझते हैं कि असली खेल पैसा दिखाने का नहीं, बल्कि उसे बचाने और सही जगह इस्तेमाल करने का है। और यही हमें ले जाता है पैसों के असली मायने समझने की ओर। अध्याय 4, पैसों का भ्रम। बहुत लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए है, बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, महंगे कपड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा दरअसल समय और स्वतंत्रता खरीदता है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने दिन का शेड्यूल खुद बना सकें, अपने काम का चुनाव खुद कर सकें
और सबसे बड़ी बात कब रुकना है ये खुद तय कर सकें, तो वही असली विलासिता है। लोग अक्सर दिखावे पर ध्यान देते हैं, पर सच मानिए कोई भी आपकी गाड़ी या ब्रांड को देखकर उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप सोचते हैं। लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं जब वे देखते हैं कि आप अपने समय के मालिक हैं। और यही है पैसों का भ्रम तोड़ने वाली असली सीख। पैसा केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि विकल्प और स्वतंत्रता है। लेकिन जब पैसा इतना महत्वपूर्ण है, तब सवाल उठता है, लोग निवेश में बार बार गलतियां क्यों करते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में है। अध्याय 5, निवेश करना आसान क्यों नहीं? अगर निवेश केवल गणित होता तो हर कोई अमीर होता। असल में निवेश मनोविज्ञान है। हम सब सोचते हैं कि हम तार्किक निर्णय लेते हैं, लेकिन जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच हमें खींच लेता है, और जब बाजार गिरता है तो डर हमें भागने पर मजबूर करता है। नतीजा, लोग सबसे महंगे दाम पर खरीदते हैं और सबसे सस्ते दाम पर बेचते हैं। निवेश की सबसे बड़ी कुंजी है धैर्य। पर धैर्य रखना आसान नहीं, क्योंकि इंसान तत्काल परिणाम चाहता है। असली निवेशक वही है जो लंबे समय तक टिके रह सके। जब बाकी सब भाग रहे हों, तब भी धैर्य से बने रहना ही जीत है। निवेश में गणित से ज्यादा जरूरी है आपका व्यवहार। आप कितनी लालच और डर को काबू में रख सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तब समझ आता है कि असली संपत्ति केवल वो नहीं जो आपने कमाया, बल्कि वो है जो आपने बचाया। और यही है अगले अध्याय की कहानी। अध्याय 6, टेल्स। आप जीतते हैं। पैसा और निवेश का खेल सीधा नहीं है। यह ऐसा है जैसे सिक्का उछालना। ज्यादातर बार आप हार सकते हैं, लेकिन कभी कभी आने वाली टेल्स ही पूरे खेल का परिणाम बदल देती है। शेयर बाजार के इतिहास में देखें तो हजारों कंपनियों ने शुरुआत की, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही कंपनियां लंबे समय तक जिंदा रह पाईं और पूरे बाजार का रुख तय कर दिया। जैसे कि गूगल, एप्पल, अमेजन ने सैकड़ों प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल हुए। फिर भी जो 2 से 3 सफल हुए, उन्होंने इतनी ताकत दिखाई कि बाकी सारी असफलताओं को ढक दिया। यही टेल इवेंट्स हैं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। आप सैकड़ों निर्णय लेते हैं, उनमें से अधिकतर सामान्य होते हैं, कुछ गलत साबित होते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जैसे कोई सही व्यक्ति से मुलाकात, कोई छोटा सा निवेश जो बाद में बड़ा बन गया, कोई सही समय पर लिया गया रिस्क। यही टेल्स आपका भविष्य गढ़ती है। इसलिए समझदारी यही है कि आप गलतियों से डरकर कोशिश करना बंद न करें। आपको बार बार मैदान में उतरना होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा कदम आपकी किस्मत पलट देगा। निवेश और जीवन दोनों में धैर्य रखने का असली कारण यही है। आपको बार बार मौके आजमाने होंगे, क्योंकि कुछ ही सही होंगे और वही आपको बड़ी जीत दिलाएंगे। अध्याय 7, स्वतंत्रता। लेखक कहते हैं, पैसा रखने का सबसे बड़ा फायदा है स्वतंत्रता। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब है शानदार गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी का मतलब है अपने समय पर अधिकार। कल्पना कीजिए कि सुबह उठकर आपके पास यह विकल्प हो कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं, या आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहें तो आपके पास इतना बचत हो कि बिना चिंता के नया सफर शुरू कर सकें। यही है असली अमीरी। अक्सर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए पैसा कमाने लगते हैं ताकि आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकें, तभी पैसा अपनी असली ताकत दिखाता है। महंगे सामान खुशी थोड़ी देर के लिए देते हैं, लेकिन समय पर नियंत्रण आपको मानसिक शांति देता है, और वही असली विलासिता है। अध्याय 8, कार्य में आदमी का विरोधाभास। सोचिए, आप सड़क पर खड़े हैं और सामने से एक शानदार कार गुजरती है। आपका ध्यान कार पर जाता है और मन में आता है, काश मेरे पास भी होती। लेकिन उस कार के ड्राइवर पर आपने ध्यान नहीं दिया। यही विरोधाभास है। लोग सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीद कर लोग उन्हें सराहेंगे, लेकिन असल में लोग उन चीजों की ओर खींचते हैं, न कि मालिक की ओर। लोग यह मान बैठते हैं कि अगर वे बड़ी कार चलाएंगे तो लोग कहेंगे, वाह कितना सफल इंसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कार देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास होती। वे मालिक के बारे में कुछ नहीं सोचते।
इसका मतलब यह है कि दिखावे से वह सम्मान कभी नहीं मिलता जिसकी हमें तलाश होती है। असली सम्मान आपके चरित्र, आपके कर्म और आपके व्यवहार से मिलता है। पैसा अगर केवल दिखावे में खर्च होगा तो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बचाई और सही जगह लगाई है तो वह आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता देगा। यही है असली सम्मान। अध्याय 9। संपत्ति वही है जो आप नहीं देखते। जब भी हम किसी को महंगी घड़ी, शानदार कार या आलीशान घर के साथ देखते हैं तो हमारी पहली सोच होती है, वाह, ये इंसान तो बहुत अमीर है। हमें लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी आरामदायक और शानदार होगी। लेकिन असली सच्चाई अक्सर इससे बिल्कुल उलट होती है। अमीर दिखना बहुत आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बेहद कठिन है। असली संपत्ति वह है जो लोगों की आंखों से ओझल रहती है। वह पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वह बचत जो चुपचाप आपके बैंक खाते में है, वह निवेश जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कार, घर, कपड़े या छुट्टियां, ये सब पहले से खर्च किए गए पैसों का नतीजा है। यानी जब आप उन्हें देखते हैं तो समझिए कि वह पैसा पहले ही जा चुका है। लेकिन जो पैसा आप नहीं देखते वही असली संपत्ति है, क्योंकि वही आपका भविष्य बनाएगा। सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास साधारण कपड़े हैं, पुरानी कार है और ज्यादा दिखावा नहीं करता, वह शायद बैंक में करोड़ों की बचत और निवेश का मालिक हो। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो हमेशा महंगी गाड़ी चलाता है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान जिंदगी दिखाता है, हो सकता है कि वह कर्ज में डूबा हुआ हो। फर्क बस इतना है कि एक अपनी संपत्ति खर्च करके दिखा रहा है, जबकि दूसरा अपनी संपत्ति बचाकर और बढ़ाकर सुरक्षित रख रहा है। इतिहास में देख लीजिए, बहुत से लोग अचानक आई आर्थिक मंदी या आपातकाल में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बचत और निवेश का सहारा नहीं होता। उन्होंने अपनी संपत्ति दिखावे में खर्च कर दी थी। वहीं जो लोग साधारण जीवन जीते हैं, बचत करते हैं और चुपचाप निवेश करते रहते हैं, वही मुश्किल वक्त में भी टिके रहते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया के कई बड़े अमीर लोग आश्चर्यजनक रूप से बहुत सादगी से जीते हैं। वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि असली ताकत बचत और निवेश में है, न कि दिखावे में। सच्चाई यह है कि अमीर दिखना एक दिखावा है, लेकिन अमीर होना एक सुरक्षा कवच है। अमीर दिखने से आपको तालियां और थोड़ी देर की प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन असली अमीरी आपको वह विकल्प देती है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें, चाहे नौकरी छोड़ना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या अपने परिवार के साथ समय बिताना हो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि दूसरों की नजर में अमीर दिखने से आपको असली सुरक्षा नहीं मिलेगी। असली संपत्ति वह है जो आप नहीं देखते, आपकी बचत, आपका निवेश और आपकी स्वतंत्रता। अध्याय 10। बचत का महत्व। लोग अक्सर कहते हैं जब हमारी आय बढ़ेगी तभी हम बचत करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं बचत आय पर नहीं, मानसिकता पर निर्भर है। अगर आपके खर्च हमेशा आपकी आय से कम होंगे तो आप बचत कर पाएंगे, और यही बचत आपको मानसिक शांति देगी। बचत का जादू यह है कि यह आपको विकल्प देती है। आप नौकरी छोड़ सकते हैं, आप नए मौके तलाश सकते हैं, आप संकट में भी टिके रह सकते हैं। बचत आपके लिए स्वतंत्रता का बीमा है, यह आपकी आजादी की गारंटी है, और यही कारण है कि बचत का महत्व कमाना जितना ही है। अध्याय 11। वाजिब बनाम तर्क संगत। निवेश से जुड़ी लगभग हर किताब और विशेषज्ञ कहते हैं, पूरी तरह तार्किक बनो, आंकड़ों और गणित के हिसाब से सोचो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान कभी पूरी तरह तार्किक हो सकता है? असलियत यह है कि इंसान भावनाओं का प्राणी है। हम डर, लालच, खुशी, आशा और संदेह से भरे हुए हैं। इसलिए पूरी तरह तर्क संगत होना लगभग असंभव है। यही वजह है कि असली कुंजी है वाजिब बनना। वाजिब का मतलब है ऐसा रास्ता चुनना जो आपके लिए टिकाऊ हो। मान लीजिए किसी अर्थशास्त्री ने कहा कि लंबी अवधि में शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाता है। यह बात सही और तार्किक है,
लेकिन अगर आप छोटी सी गिरावट में ही बेचैन हो जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है और घबराकर शेयर बेच देते हैं, तो यह रणनीति आपके लिए टिकाऊ नहीं होगी। आपको अपने स्वभाव और धैर्य के अनुसार निर्णय लेना होगा। यही वजह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग तरह से निवेश कर सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं। कोई युवा निवेशक ज्यादा रिस्क लेकर स्टॉक्स में निवेश करेगा क्योंकि उसके पास समय है और वह गिरावट झेल सकता है। वहीं कोई रिटायर हो चुका निवेशक अधिक सुरक्षित बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट चुनेगा क्योंकि उसके लिए पूंजी की सुरक्षा मुनाफे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए वही निर्णय वाजिब है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सर्वश्रेष्ठ रणनीति हमेशा व्यवहार में सबसे अच्छी रणनीति नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि बाजार गिरने पर बिल्कुल न बेचें, यह तार्किक है। लेकिन अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप डर में सब कुछ बेच देंगे, तो यह सलाह आपके लिए काम की नहीं। आपके लिए बेहतर है कि आप थोड़ी सी सुरक्षा वाली रणनीति अपनाएं, जहां भले ही रिटर्न कम हो, लेकिन आप टिके रहें। निवेश केवल सबसे ज्यादा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का खेल है। और टिके वही रहते हैं जो अपने स्वभाव के अनुसार वाजिब फैसले लेते हैं। याद रखिए, तर्कसंगत होना किताबों और थ्योरी में अच्छा लगता है, लेकिन असली जिंदगी में वह रास्ता चुनिए जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। यही टिकाऊपन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अध्याय 12, आश्चर्य। भविष्य हमेशा हमें चौंकाता है। सोचिए, अगर आप 1900 में पैदा हुए होते और आपको बताया जाता कि आने वाले 100 सालों में क्या क्या होगा। 2 विश्व युद्ध, महामंदी, चांद पर इंसान, इंटरनेट, मोबाइल फोन, वैश्विक महामारियां और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद आप हंस देते और कहते यह सब एक ही सदी में? असंभव। लेकिन यही सच है। लेखक बताते हैं कि समस्या यह नहीं है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी गलत कर देते हैं, बल्कि यह कि हम यह मान लेते हैं कि भविष्य उतना ही सरल होगा जितना अतीत था। लेकिन वास्तविकता में हर दशक नए आश्चर्य लेकर आता है। यही कारण है कि निवेश की दुनिया में कोई भी 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, 2000 में किसी ने कहा होता कि आने वाले वर्षों में अमेज़न सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, तो शायद लोग हंसते। उस समय अमेज़न एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर थी, लेकिन समय ने सब बदल दिया। इसी तरह किसी ने 2005 में यह सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया पूरी दुनिया की आदतें बदल देंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें हमेशा लचीला रहना चाहिए। योजना बनाते समय यह मानकर चलना चाहिए कि अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। यानी आपके पास बैकअप होना चाहिए और सोच में विनम्रता होनी चाहिए। भविष्य हमें जरूर चौंकाएगा, लेकिन जो लोग अनुकूलन करना जानते हैं वही सफल होते हैं। अध्याय 13, गलतियों की गुंजाइश। हर समझदार निवेशक जानता है कि योजना बनाते वक्त आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। इसका मतलब है हमेशा थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा का कुशन। मान लीजिए आप घर बनाने के लिए बजट बनाते हैं और सब कुछ बारीकी से जोड़ते हैं, ईंट, सीमेंट, मजदूरी। अगर आपके पास केवल उतने ही पैसे हैं जितना आपने गणना किया है, तो जरा सी गड़बड़ी होने पर आपकी योजना ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अतिरिक्त मार्जिन रखा है, तो अनिश्चितता भी आपको नहीं गिरा पाएगी। निवेश की दुनिया में भी यही लागू होता है। अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाजार सालाना 10% रिटर्न देगा, तो बेहतर है कि आप अपने जीवन की योजना 6 से 7% रिटर्न मानकर बनाइए, ताकि अगर चीजें उम्मीद से कम हुई तो भी आप टिके रहें। लेखक कहते हैं कि असली समझदारी केवल सही होने में नहीं है, बल्कि गलत होने पर भी जीवित रहने में है। सबसे सफल निवेशक वे हैं जो मानते हैं मैं गलत हो सकता हूं, इसलिए वे हमेशा बैकअप रखते हैं। यही सोच आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। अध्याय 14 है, आप बदलेंगे। हम अक्सर मान लेते हैं कि आज जो चाहते हैं और सपने हमारे पास हैं वे हमेशा रहेंगे, लेकिन इंसान बदलता है। जो आप 20 साल की उम्र में चाहते थे, वही 40 की उम्र में नहीं चाहेंगे। लेखक एक सर्वे का जिक्र करते हैं जिसमें लोगों से पूछा गया, पिछले 10 सालों में आपने कितना बदलाव महसूस किया? ज्यादातर ने कहा बहुत ज्यादा। फिर उनसे पूछा गया, अगले 10 सालों में आप कितना बदलेंगे? अधिकतर ने कहा बहुत कम।
लेकिन वास्तविकता यह है कि हम भविष्य में भी उतने ही बदलेंगे जितना अतीत में बदले। इसका मतलब यह है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों में यह मानकर चलना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं और चाहतें बदलेंगी। आज आप रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन कल सुरक्षा चाहेंगे। आज आप रोमांचक करियर चुनना चाहते हैं, कल स्थिरता चाहेंगे। इसीलिए लचीलापन बेहद जरूरी है। पैसा हमें केवल वर्तमान की आजादी नहीं देता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि जब हमारी चाहतें बदलें तो हम बंधे न रहें। यही कारण है कि निवेश और बचत हमेशा ऐसे होने चाहिए कि वे आपके बदलते भविष्य को भी संभाल सकें। अध्याय 15। कुछ भी मुफ्त नहीं। जीवन का एक अटल नियम है, हर चीज की कीमत होती है। निवेश में ऊंचे मुनाफे की कीमत है अस्थिरता। अगर आप शेयर बाजार से बड़ा रिटर्न चाहते हैं तो आपको यह सहना होगा कि कभी-कभी आपके पोर्टफोलियो का मूल्य 30% से 40% तक गिर सकता है। समस्या यह है कि लोग बिना कीमत चुकाए लाभ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें ऊंचा मुनाफा भी मिले और कोई डर भी ना हो, लेकिन यह संभव नहीं। जैसे कोई शानदार शरीर चाहता है लेकिन मेहनत और अनुशासन से बचना चाहता है। लेखक कहते हैं, सबसे सफल निवेशक वे हैं जो कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि गिरावट निवेश की कीमत है, वे इसे स्वीकार करते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। यही मानसिकता जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। अध्याय 16। आप और मैं। हर इंसान का अनुभव अलग होता है। कोई गरीबी में पला है तो उसके लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। कोई समृद्ध परिवार में पला है तो वह अधिक रिस्क लेने को तैयार होगा। इसलिए जब दो लोग पैसों को लेकर अलग राय रखते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि एक सही है और दूसरा गलत। दोनों अपनी कहानी से बोल रहे हैं। यही कारण है कि पैसों पर बहस अक्सर बेनतीजा होती है, क्योंकि दोनों की जमीन अलग है। यह अध्याय हमें सहानुभूति सिखाता है। जब आप किसी और के निर्णय को देखें तो यह मत सोचें कि वह मूर्ख है, बल्कि यह सोचें उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी, किस अनुभव ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया होगा। यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है। अध्याय 17। निराशावाद की शक्ति। लेखक कहते हैं, दुनिया में निराशावाद हमेशा ज्यादा आकर्षक लगता है। अगर कोई कहे सब अच्छा होगा, लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई कहे खतरा आने वाला है, लोग तुरंत ध्यान देंगे। इसकी वजह है हमारा दिमाग। डर इंसान के लिए एक सुरक्षा तंत्र है, इसलिए नकारात्मक खबरें हमें ज्यादा गहराई से असर करती हैं। यही कारण है कि मीडिया में नकारात्मक खबरें ज्यादा बिकती हैं और वित्तीय बाजार में निराशावादी भविष्यवाणियां सब ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। लेकिन समस्या यह है कि निराशावाद हमें मौके खोने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए 2009 में जब बाजार चरम पर गिरा था, तब निराशावादी आवाजें कह रही थीं, यह अंत है। लेकिन वही समय निवेश करने का सबसे अच्छा था। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आंख मूंदकर आशावादी बनना चाहिए। असली समझ है संतुलित दृष्टिकोण रखना, जोखिम को पहचानना, लेकिन उससे पंगु न हो जाना। अध्याय 18। जब आप कुछ भी मान सकते हैं। आज के सूचना युग में आप कोई भी राय बना सकते हैं और इंटरनेट पर उसके समर्थन में सैकड़ों तथ्य ढूंढ सकते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। निवेश में लोग अक्सर वही आंकड़े चुनते हैं जो उनकी मान्यता को सही साबित करे। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जैसे कोई मानता है कि रियल एस्टेट सबसे अच्छा निवेश है, तो वह केवल वही आंकड़े पढ़ेगा जो इसे सही ठहराए। लेखक कहते हैं, असली समझदार वही है जो अपने विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत रखे, जो कह सके शायद मैं गलत हूं। यही खुले दिमाग की निशानी है और यही लंबे समय की सफलता की कुंजी। अध्याय 19। सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। जीवन विकल्पों का खेल है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो अमीरी का मौका होगा, लेकिन सुरक्षा खो देंगे। अगर आप बहुत सुरक्षित खेलेंगे तो स्थिरता मिलेगी, लेकिन बड़े मौके खो देंगे। इसलिए समझदारी है संतुलन चुनना। हर किसी के लिए संतुलन अलग होगा। किसी के लिए 70% सुरक्षा और 30% रिस्क सही होगा, किसी और के लिए 50-50। लेखक कहते हैं, आपको तय करना होगा कि आपके लिए सबसे अहम क्या है, अमीरी या शांति। आप दोनों को बराबर नहीं पा सकते।
इसलिए अपनी प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार सही संतुलन चुनें। अध्याय 20 आपको क्या करना चाहिए। आखिर में लेखक बताते हैं कि पैसों की दुनिया में कोई एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता, लेकिन कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। 1, खर्च हमेशा आय से कम रखो। 2, नियमित बचत करो। 3, लंबी अवधि की सोच रखो। 4, धैर्य बनाए रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, पैसा स्वतंत्रता और मानसिक शांति खरीदने का साधन है, न कि दिखावे का। याद रखिए, असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके समय और आपकी शांति में है। तो दोस्तों, यह थी दी साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल की पूरी कहानी। उम्मीद है कि इस किताब से निकले सबक आपकी जिंदगी और पैसों के सफर को एक नया नजरिया देंगे। याद रखिए, पैसा केवल संख्याओं का खेल नहीं है, यह हमारे धैर्य, आदतों और सोच का खेल है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली किताब की कहानियां और सीख सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद सुनने के लिए। अगली किताब, अगला अध्याय और नई प्रेरणा लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए।